राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। तरल गोबर का घनसत्व क्या है या गोबर घनसत्व क्या है, इसके बारे में बहुत सारे मित्र कई तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो इस विषय को विस्तार से समझें तो उससे पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी आवश्यक हैं। जैसे कि हम जब दूध से दही बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में दूध को पहले गर्म करते हैं और एक खास तापमान पर, जब दूध का तापमान एक खास लेवल पर आ जाता है तो उसमें जामन के रूप में दही का प्रयोग किया जाता है। हम यह भी सब समझते हैं, जानते हैं कि दही से, दूध से ही दही निर्मित होता है, लेकिन नए बार दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में फिर उसी दूध का प्रयोग भी होता है और तब दही का प्रयोग एक जामन के रूप में होता है, एक इनिशिएटिव कैटालिस्ट के रूप में होता है, एक उत्प्रेरक के रूप में होता है। हम यह भी जानते हैं कि दूध और दही की प्रकृति लगभग एक जैसी है। दही के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियास रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, बायो एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, रसायन रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं और यही स्थिति दूध की भी रहती है। लेकिन दूध को सुरक्षित करने के लिए, दूध को टिकाऊ बनाने के लिए हम एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और उस प्रक्रिया के रूप में दूध को उबाला जाता है। खास टेम्परेचर पर बार बार उसको उबालना पड़ता है ताकि उसके जो जीवाणु हैं, उसके जो लाभकारी तत्व हैं, उनकी सक्रियता घट जाए, अन्यथा वो जीवाणु सक्रिय होकर उस दूध को ही खराब कर देते हैं। यही प्रक्रिया दही के अंदर भी होती है। दही जब एक बार बन जाता है, उसके बाद यदि उसको खास तापमान पर सुरक्षित ना रखा जाए तो उसमें जीवाणु की सक्रियता फिर बढ़ने लगती है और यही जीवाणु फिर उसमें खटास बढ़ाने लग जाते हैं और खटास के बाद फिर दही के अंदर कड़वापन आ जाता है, यानी कि दही का जो महत्व है वो घटता चला जाता है। और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने के लिए हमें दही के रूप में या गाढ़ी छाछ के रूप में जामुन का प्रयोग हर बार दूध को दही जमाने की प्रक्रिया में किया जाता है। तो ये एक विशेष प्रक्रिया बन जाती है। तत्व दोनों वही हैं, दूध मूल तत्व है, दूध से ही दही बनता है, लेकिन उसी दही का प्रयोग नई बार दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में बार बार दोहराना पड़ता है। अब हम बात करें गोबर की, तो गोबर में बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत तरह के बायो एंजाइम्स हैं, रसायन हैं, खनिज तत्व हैं, विटामिन हैं, बहुत सारे। अभी तक गोबर के अंदर करीब करीब 1000 से ज्यादा तत्वों का पता चल चुका है, जिसमें बहुत सारे तो लाभप्रद हैं लेकिन बहुत सारे व्यर्थ हैं जो कोई काम नहीं। इसीलिए गोबर को अवशिष्ट कहा गया है, मूत्र को भी अवशिष्ट की श्रेणी में रखा गया है कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो शरीर में अनावश्यक पैदा हो जाते हैं, जब विभिन्न प्रक्रियाओं में एक बायो प्रोडक्ट के रूप में पैदा होते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। आपने सुना होगा जब एक मनुष्य की किडनियां पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाती तो उस व्यक्ति के अंदर, उस रोगी के अंदर यूरिया की दर बढ़ती चली जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, कई अन्य अवशिष्ट भी बढ़ने लगते हैं। ठीक यही प्रक्रिया एक पशु के अंदर भी हो सकती है और गाय के अंदर भी होती है। तो गाय के अंदर भी उन अनावश्यक पदार्थों के लिए ये गाय गोबर और गौमूत्र जैसे अवशिष्ट बनाए गए हैं, लेकिन इनमें कुछ तत्व कुछ इस तरह से हैं, यही अवशिष्ट बहुत चीजों के लिए लाभकारी बन जाते हैं। लेकिन यदि ये गाय के गोबर या गौमूत्र में एक स्तर तक हैं तो वो उसके लिए भी सुरक्षित हैं और हमारे लिए भी लाभकारी है। हाँ, हमें अपने प्रयोग के लिए इनकी परसेंटेज को कैसे बढ़ाना है, ये हमारा काम है और यही काम गोबर भी करता है। आपने प्रयोग देखा होगा, बहुत सालों से ये प्रयोग चलता है कि हम गोबर के ढेर पर जब गोबर इकट्ठा हो जाता है तो उस ढेर पर या फिर जो बायो प्रोडक्ट वेस्ट होते हैं, जैसे साग सब्जियां हैं या पशु का चारा है या घास है या फिर खेतों में जो अवशिष्ट रह जाते हैं, जो फसलों के बाद शेष भाग रह जाते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको ह्यूमस के रूप में या उन्हें खाद के रूप में बदलने के लिए हम एक प्रयोग करते रहे हैं। वो प्रयोग ये है कि गाय का गोबर ताज़ा लें, उसका घोल बना लें और उसके ऊपर बिखेर दें, तो उसके बाद वहाँ डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो वहाँ घुलना शुरू हो जाता है।
जो जटिल उसके तत्व रहते हैं वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, धीरे धीरे वो ह्यूमस या वो ऐसे पदार्थ के रूप में बदलने लग जाता है जो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स हो सके, मिट्टी के अंदर घुल सके। ये प्रक्रिया हमें दोहराई जाती है। हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया और भी रही है, गोबर के घोल का प्रयोग तो हम अपने आसपास वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए, आसपास जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो अवशिष्ट भाग इकट्ठा हो जाता है, जो मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसको समाप्त करने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए भी करते रहें। ऐसा ही गोबर का घोल हम आजकल, अब तो खैर प्रक्रिया बदल गई क्योंकि हर जगह कारपोरेशन वगैरह आ गई, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी अपनाई जाने लगी हैं। अन्यथा जब हमारे यहाँ कोई उत्सव होता था, कोई कार्यक्रम होता था, कोई अतिथि आने लगते थे, कोई विशेष महापुरुष हमारी बस्ती में आते थे, तो उससे पहले हम गाय के गोबर से, कंडे से बनी राख होती है उसका छिड़काव करते थे, क्योंकि गाय की जो गोबर की राख है उसमें भी एक विशेष गुण रहता है। वो विशेष गुण ये है कि जिस जगह उसको छिड़क दिया जाता है, उसको फैला दिया जाता है, वहाँ की दुर्गंध को ये सहजता से समाप्त कर देता है, वहाँ फिर वो गंध रहती नहीं है। दूसरा, यदि किसी अवशिष्ट जैसे कि मानव मल है या किसी और पशु का मल है जो दुर्गंध फैला रहा है, जो वहाँ के वातावरण को एक नया रूप प्रदूषित कर रहा है, उसको मिटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए भी हम कंडे की राख का प्रयोग करते थे, और उसके प्रभाव से कुछ देर के बाद ही बदबू की जो फैलाव की गति रुक जाती थी। तो हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि चाहे वो कंडे की राख हो या कंडा स्वयं हो या गोबर हो, ऐसे तत्व उसमें हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को, और इसी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को हम खाद बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। खाद का अर्थ है कि यदि कोई व्यर्थ पदार्थ है वो वहाँ की मिट्टी में समाहित हो जाए। वैसे आपने एक वैदिक तत्व सुना होगा कि सब ने इसी मिट्टी से जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी में मिलने का अर्थ है कि हमारा जो शरीर है, जिन तत्वों से, ये पंच तत्वों से निर्मित है, उस शरीर को उसी पंच तत्व में समावित हो जाना है। ये जीवन चक्र है। इसीलिए जब हम जंगलों में देखें या प्राकृतिक रूप में देखें तो वहाँ किसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई उनकी देखभाल नहीं करता, कोई रसायन खाद नहीं छिड़कता, ना कोई किसी तरह की दवाएं छिड़की जाती हैं, लेकिन वहाँ हर तरह की वनस्पति सहजता से विकसित होती है, फलती फूलती हो और अपना एक जीवन चक्र पूरा करके उसी में समाहित हो जाती है, और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। पतझड़ आते हैं, पतझड़ का भी एक रूप यही है कि पतझड़ में जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, अपने जो पत्तियां होती हैं, जो अपनी उम्र पूरा कर चुकी होती हैं, वो गिरा देती हैं। उसके बाद वहाँ नई कोपलें फूटती हैं, तो उसमें नई हरियाली आती है। तो उसका भी एक यही प्रक्रिया है कि अब जिन पत्तियों का कार्य समाप्त हो गया वो उसी मिट्टी में मिल जाए और उन तत्वों की आपूर्ति करें। तो खाद का एक महत्व यही है, और इस खाद को बनाने के लिए हम जिस गोबर का प्रयोग करते हैं, खास करके गाय के गोबर का, वैसे तो खाद के लिए अन्य पशुओं के गोबर भी उपयोगी है, लेकिन गाय के गोबर और अन्य पशुओं में एक अंतर रहता है। इस अंतर को समझ लेना आवश्यक है। अंतर ये है कि गाय के गोबर में भी वो जीवाणु रहते हैं, बायो एंजाइम्स रहते हैं, जो गाय के गोबर को डिकम्पोज करते हैं, चाहे वो पेट के अंदर करें या पेट के बाहर आने के बाद करें। यही प्रक्रिया दूसरे पशुओं में चलती है, लेकिन जीवाणुओं के साथ, इन जीवाणुओं के साथ काफ़ी संख्या ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो उस पशु के लिए, उस जानवर के लिए तो हानिप्रद नहीं रहते, लेकिन जब बाहर आते हैं तो दूसरे पशुओं पर, दूसरे जानवरों पर या फिर वहाँ की मिट्टी पर अपने दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, वो हानिप्रद होते हैं। और यदि इनकी संख्या बढ़ जाए तो फिर वह आसपास बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन गाय के गोबर में ऐसे प्रतिकूल, ऐसे हानिकारक जीवाणु की संख्या अन्य पशुओं की तुलना में बहुत कम रहती है, निम्न स्तर में रहती है। और यदि इनको विकसित ना होना दिया जाए, इनकी जगह उन जीवाणु को विकसित करने की प्रक्रिया खोद ली जाए, जो गाय के गोबर को या दूसरे गोबर को या अवशिष्ट को विघटित कर सकें, डिकम्पोज कर सकें, तो ये फिर उत्तम खाद बन जाता है, उत्तम खाद की प्रक्रिया बन जाती है। यही प्रक्रिया के लिए गाय के गोबर में कुछ ऐसे घोल डाले जाते हैं, घोल में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, वो उन जीवाणु को
प्रभावित करें, उन जीवाणु को सक्रिय ना होने दें, और जो हमारे लिए लाभकारी जीवाणु हैं वो अपनी सक्रियता बढ़ा सकें और वो अपना प्रभाव से किसी भी चीज़ को खाद में बदल सकें। लेकिन इस प्राकृतिक प्रक्रिया में, यानी गोबर से खाद बनने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें एक समय लगता है, उसमें दीर्घ अवधि लगती है। कभी कभी इसमें 90 दिन, 120 दिन, कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो पहले समय तो आदमी के पास समय की कोई कमी नहीं रहती थी, इतनी उसको आवश्यक भी था नहीं, क्योंकि उस खेती उसके लिए जीविका का साधन था, उसके लिए आय का साधन नहीं था। लेकिन अब तो जो खेती करना है हमारी आय का साधन बन गया है, अपनी समृद्धि का साधन बन गया है। तो आज तो व्यक्ति ना तो इतना इंतजार कर सकता है, ना इतनी प्रतीक्षा कर सकता है, तो उसे तत्काल काम चाहिए। तो ऐसे में जो गोबर का जो हम बार बार शब्द सुनते हैं कि गोबर घनसत्व या तरल गोबर घनसत्व, हमने एक विशेष प्रक्रिया से गाय के गोबर से उन जीवाणु को सक्रिय किया है, उनकी संख्या बढ़ाई है, और जो हानिप्रद थे, जो विघ्न डालते थे या फिर जो प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते थे, उनको निष्क्रिय करने की प्रक्रिया अपनाई है। ऐसे में ये विघटन की क्रिया, ये खाद बनाने की प्रक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। अब इस प्रक्रिया के माध्यम से गोबर हो या मिट्टी हो या फिर दूसरे अवशिष्ट हों, उनको खाद बनाने में अब आपको या हमें 3 महीने का इंतजार या 4 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब उसी प्रक्रिया को हम कुछ दिनों में ही निपटा लेते हैं। कभी कभी तो ये प्रक्रिया 7 दिन में पूरी हो जाती है, मौसम के अनुसार या फिर उस अवशिष्ट तत्व की प्रकृति पर निर्भर होती है। यदि वो इतना हार्ड नहीं, जटिल नहीं है, तो ये डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया, ये खाद बनने की प्रक्रिया 10 दिन के अंदर अंदर से जुड़ जाती है। या फिर यदि उसी गोबर घनसत्व को हम सीधे खेतों में डाल दें, खेतों में तो प्राकृतिक रूप से हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, लेकिन वो सक्रिय रूप में नहीं रहते, वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, वो ज़्यादा अपना प्रभावशाली रूप नहीं रख पाते, क्योंकि कई प्रक्रिया ऐसी चलती रहती है जिससे कि उनकी सक्रियता घट जाती है। इसलिए वो ना तो फसलों पर अपना पूर्ण प्रभाव दे पाते हैं, ना पेड़ पौधों पर, ना फिर साग सब्जियों पर। इसलिए उनको सक्रिय करने के लिए खाद का प्रयोग होता है। तो ऐसे में यदि गोबर का जो तरल घनसत्व है हम अपने खेतों में डालेंगे, तो खेतों में पहले से ही विद्यमान जो पोषक तत्व हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, वो खेतों पर, फसलों पर अच्छा प्रभाव डाल पाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी आपको भूमिका गोबर घनसत्व की दी। आप तैयार कैसे करेंगे, ये थोड़ी प्रक्रिया है, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन उसको शब्दों में समझाने की बजाय मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप पे समय हो तो आप कभी हमारे यहाँ आइए, 2-4 दिन रहिए, सीखिए, और सीखने के साथ में उसका जो परिणाम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी जगह हमने खेती में भी उसको प्रयोग करते हैं, हम साग सब्जियाँ भी उगाते हैं, उसके अलावा हम फलों पर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो उसका परिणाम भी आप देखिए कि यथार्थ में, जो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार जो आपके सामने में बातें बताता हूँ, क्या यथार्थ में गोबर के तरल घनसत्व का इतना प्रभाव है। तो आप भी संतुष्ट होंगे, फिर इसको समझिए, खुद प्रयोग करिए, दूसरों को कराइए, और फिर इसके बाद हम